नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कर्नाटका के चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि बीजेपी को रोकने का फॉर्मूला मिल गया है। ये फॉर्मूला मुश्किल था क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो जीत तो बीजेपी की ही होगी, आएगा तो मोदी ही। लेकिन कर्नाटका इलेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि वो फॉर्मूला कहीं ना कहीं से कांग्रेस ने हासिल कर लिया है। मैं आगे इस चीज पे और बात करूं कि बीजेपी की बात और कांग्रेस की बात, मैं थोड़ा एक आपकी दृष्टि और साफ करने की कोशिश कर रहा हूं। एक और चर्चा शुरू हो गई है कि भाई अब ये बिल्कुल सामने सामने स्पष्ट है, अब बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक ही दिक्कत है कि विपक्ष को मैनेज ये करना है कि 1:1, मतलब जहां बीजेपी का कैंडिडेट उसके सामने विपक्ष का एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, ऐसी बात कही जा रही है। देश में, मैंने पहले भी कहा तो मैं फिर कह रहा हूं, देश में 31 विधानसभाएं हैं, 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 31 विधानसभाएं हैं, 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं। अब जरा मुझे यह बताइए कि मैं आपको नाम ले रहा हूं, यहां पे बीजेपी और यहां पे कांग्रेस को किसके साथ वो करना है। मेरे हिसाब से इन जो नाम मैं ले रहा हूं इसमें कांग्रेस को सोलो जाना है, अकेले जाना है। वो 13 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल, गोवा और अगर आप पुदुचेरी को भी ले लें तो 14 जगह। तो 14 जगह अकेले ही जाना है। इसमें तो किसी और की वो है नहीं दखलंदाजी, ये तो आप भी मानेंगे। आप देख लीजिए, हिमाचल में अकेले लड़े थे, कर्नाटक में अकेले लड़के जीते हैं, उत्तराखंड में अकेले हैं, गुजरात में अकेले लड़ रहे हैं। अब बात आ जाइए, ये तो 14 राज्य हो गए, 5 जगह पे गठबंधन ऑलरेडी इन प्लेस है, अच्छे से काम कर रहा है। बिहार में, झारखंड में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में गुपकार। तो 5 ये हो गए, तो 14 और 5 19। अब 3 मेरे हिसाब से राज्य ऐसे हैं जहां पे जो विपक्षी मुख्य दल हैं वो कांग्रेस नहीं है, और ये उस विपक्षी दल को तय करना है कि वो अकेले लड़ेगा, कांग्रेस के साथ लड़ेगा, कांग्रेस को कुछ एडजस्टमेंट करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि ना वहां कांग्रेस है और ना वहां कांग्रेस की कोई ऐसी भूमिका भी है, बहुत ना के बराबर है। अब हम लोग बात कर रहे हैं दिल्ली। ये निर्णय, हालांकि दिल्ली में कांग्रेस को लोकसभा में आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली सरकार को आम आदमी पार्टी की है, नगर निगम वो जीते हुए हैं, तो इसलिए मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि यहां पे अरविंद केजरीवाल विल डिसाइड कि वो कांग्रेस को अकोमोडेट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव जी को यह डिसाइड करना है कि वो कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, बिना साथ लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, अकोमोडेट करेंगे, 1 सीट देंगे, 80 सीट देंगे, क्या देंगे, ये अखिलेश यादव की कॉल है, इसमें कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं है। और तीसरा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ममता दीदी को तय करना है कि वो कांग्रेस के साथ या बिना साथ, या उनको अकोमोडेट या नहीं अकोमोडेट। इन 3 स्टेट, तो 19 स्टेट हो गई थी ऊपर, उसके बाद ये 3 और हो गई 22। अब आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट की जो 6 स्टेट हैं, उन 6 स्टेट में मेरे हिसाब से कांग्रेस को डायरेक्ट लड़ना है, उसमें कहीं कोई इफ एंड बट नहीं है। मतलब वहां पे कांग्रेस का किसी के साथ गठबंधन होने की बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट की बात मैं कर रहा हूं, जहां पे कुल लोकसभा की 25 सीट हैं। अब अगर 3 जगह आप कहिए जहां पे कांग्रेस को ऑपोजिशन यूनिटी में कांग्रेस के ऊपर दारोमदार है कि कैसे ऑपोजिशन को एक साथ रखें, तो मेरे हिसाब से वो आसाम है, क्योंकि आसाम में पहले आप साथ में करते थे। त्रिपुरा है, त्रिपुरा में वोट बिखरे ना, और आंध्र प्रदेश है, चंद्रबाबू नायडू और आपकी 1-1.5% है यहां पे भी। हालांकि ये चंद्रबाबू नायडू ही डिसाइड करेंगे, लेकिन फिर भी ये 3 जगह हैं। ले दे के कुल मेरा मामला ये है कि इट इज, ये जो कहना कि नहीं ऑपोजिशन लड़ेगी, ऑपोजिशन का 1:1, ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 स्टेट में बेसिकली तय करना है। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं कह रहा हूं ना कि
ये बीजेपी को हराने का फॉर्मूला या बीजेपी को रोकने का फॉर्मूला, या मेरे हिसाब से जो बीजेपी जिस तरह का इंजेक्शन, बीजेपी जिस तरह की बातें और बीजेपी जिस तरह का टॉनिक देके इलेक्शन जीतती थी, ऐसा लगता है कि अब उसकी एक्सपायरी हो गई है। उस दवा की, उस इंजेक्शन की, उस टॉनिक की एक्सपायरी हो गई है। और एक्सपायरी ही नहीं हो गई है, ये जग जाहिर हो गया है कि अब ये दवाएं इफेक्टिव नहीं रह गई हैं। कर्नाटक में तो बिल्कुल साफ साफ हो गया। वो दवाएं उत्तर प्रदेश में अभी थोड़ी इफेक्टिव है, हिंदू मुस्लिम अभी चलता है, लेकिन कर्नाटक में तो बिल्कुल ठीक से एक्सपोज हो गया कि वो नहीं है। दूसरा, गुजरात मॉडल की कलई खुल गई है। जो गुजरात मॉडल था, डेवलपमेंट मॉडल, विकास मॉडल, गुजरात में ऐसे करें, उसकी कलई खुल गई है। क्योंकि गुजरात मॉडल के जो इस समय ध्वजवाहक लोग हैं, फ्लैग बेयरर्स हैं, उसमें किरण पटेल साहब हैं, जो जम्मू कश्मीर में कैसे पकड़े गए कि वो पीएमओ के आदमी हैं। उसमें एक संजय राय शेरपुरिया साहब हैं, वो हैं तो रहने वाले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के, लेकिन सारा उन्होंने जो बैंक का लोन के डिफॉल्टर हुए हैं वो सब गुजरात के हुए हैं। ये 400-500 करोड़ तो मानी हुई बात है, एंट्री पॉइंट 400-500 करोड़ होता है, इस तरह के डिफॉल्टर हैं। इस तरह के तमाम नाम आ रहे हैं, इस तरह के तमाम नाम आ रहे हैं जो गुजरात मॉडल की पोल साफ साफ खोल रहे हैं। अब दूसरा, आप अगर इस इलेक्शन को देखिए तो एक चीज और स्पष्ट हो गई है, जिस चीज के लिए सबको ये लगता था कि भाई एक भाजपा एक ऐसी पार्टी है और उसका शीर्ष नेतृत्व जो है वो केवल इवेंट और प्रचार में ही विश्वास रखता था, उसकी बाढ़ लगा देता था, एक के बाद एक इवेंट, प्रचार, पेपर में, यहां वहां। लेकिन क्या हुआ? कर्नाटक में उतना ही प्रचार था, उतना ही इवेंट था, नहीं हुआ कुछ। पन्ना प्रमुख, एक नया टर्म आया है, पन्ना प्रमुख। नया नहीं है, 5-7 साल से चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक, उसको ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहता है। भाजपा कहती है कि हम विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं। फिर वो ये कहती है कि पन्ना का मैं बता दूं, वोटर लिस्ट में हर एक पन्ने के एक मान लीजिए एक पन्ने में 20 लोगों का नाम है, तो वो कहती है कि मेरे पास पन्ना प्रमुख तक का ऑर्गेनाइजेशन का इतना डीप पेनिट्रेशन है। वी हैव ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेज ऑफ वोटर लिस्ट इज विथ अस। तो सोचिए कितना डीप पेनिट्रेशन है। उसकी कलई खुल गई। अगर आप पन्ना प्रमुख तक पहुंचे हुए थे तो आपको वोट इतने 7% वोट कांग्रेस को आपसे ज्यादा क्यों मिले? दूसरा, एक जो ऑर्गेनाइजेशन को लेके बार बार कहा जाता था कि ऑर्गेनाइजेशन के सामने बीजेपी बहुत तगड़ी है, बीजेपी बहुत पहले से सोचती है, बहुत लंबा सोचती है, उसके पास सब स्ट्रैटेजी है और क्या क्या है। तो भाई साहब, 2 लोगों का नाम लूंगा। जेपी नड्डा साहब इतने बड़े पार्टी के, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बैकअप के साथ हिमाचल प्रदेश अपना गृह राज्य क्यों हार गए? और दूसरा, सीटी रवि साहब जो फेस हैं, जो मतलब जिसको कहते हैं पोस्टर बॉय ऑफ बीजेपी, जिनको देख लेके इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं हिंदुत्व की बात पे, सीटी रवि साहब अपने जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अपने गृह राज्य में एमएलए का इलेक्शन हार गए। तो वो जो पन्ना प्रमुख और स्ट्रैटेजी और इवेंट और प्रचार, ये सब कहां गया? तो ये भी एक सोचने वाली बात होगी। तीसरा, मुझे ये लगता है कि परिवारवाद का सच भी अब लोगों को समझ में आने लगा है। ये बात बार बार परिवारवाद करके गांधी फैमिली के ऊपर अटैक करते थे, राहुल गांधी के ऊपर खास करके। पता ये लगा कर्नाटक में लोगों को कि परिवारवाद तो आप ज्यादा फैला रहे हैं, इतने ज्यादा टिकट आपने एक ही परिवार में, मतलब भाजपा में परिवार के लोगों को दिए गए कि वो अभी तक का एक रिकॉर्ड बन गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज और इस इलेक्शन में एक्सपोज हो गई। जैसे कभी कभी एक्सपोज होता है ना भाई, इस दवा से ये वाला बुखार नहीं जाता है, बाकी एक्सपोज ये हो गया कि मोदी जी के लिमिटेशन है। मोदी जी कहां कहां इफेक्टिव हो सकते हैं, कहां कहां नहीं। मोदी जी का एक तो लिमिटेशन ये समझ में आ गया कि मोदी जी की जो वो जब
खराब बातें करते हैं, खराब भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को पसंद नहीं आता है। दीदी ओ दीदी, आपको याद है वेस्ट बंगाल क्या वो किया? कर्नाटक में आके आपने एक नया राग लापा कि मुझे गाली दी जाती है, मुझे 91 गाली दी गई हैं, लोगों को नजर को अच्छा नहीं लगा। तो योर लिमिटेशन, मोदी जी का लिमिटेशन समझ में आ गया। और एक और चीज समझ में आ गई कि एक जो मिथ क्रिएट किया गया था कि मोदी जी की ऑल इंडिया पॉपुलैरिटी है और कहीं भी चले जाएं, वो नहीं है। दक्षिण के राज्यों में मोदी जी जिताऊ नेता, जिताने वाले नेता नहीं है। ये भी बिल्कुल ठीक से प्रूफ हो गया। अब मुझे लगता है कि 3 बड़े मिथक इस इलेक्शन में टूटे हैं। पहला मिथ तो है मोदी है तो आएगा तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने पर्सनल स्टेक लगाना कि मैं बिल्कुल ऐसे और ऐसा कर दूंगा, ये जिता दूंगा, नहीं चला, ये मिथ वो हुआ। दूसरा, एक जो लोगों के दिमाग में हतोत्साहित करना, वो ईवीएम की बात करना। अरे ये ईवीएम जो है वो जानबूझ के वो स्टेट इलेक्शन हारते हैं जिससे जो 2024 का इलेक्शन जीत जाएं। ये बिल्कुल मेरे हिसाब से बेबुनियाद बात है। ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ईवीएम की वजह से कोई इतने ऐसा इस इलेक्शन जीतेगा और हारेगा, ये इसको मैं स्वीकार नहीं करता। और तीसरा, अरे भाई अब बहुत ये कहा जाता है ना, अब इलेक्शन बहुत महंगा हो गया है, बीजेपी का मुकाबला कहां कर पाएंगे। तो ये भी क्लियर हो गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा साधन है, पैसा आप जब इलेक्शन कैंपेन करते हैं तो उसको अच्छे से करने में शायद सहायक हो सकता है, पर पैसे से आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। ये मिथक भी टूट गया है इस इलेक्शन में। फिर एक और मिथक टूटा, वो जो संगठन का मैंने आपसे पहले कहा था कि इतना चमचम ऑफिस ये करने, संगठन से कोई काम नहीं रहता है। जब लोग तैयार हो जाते हैं तो आपका कोई संगठन हो आपको हरा देते हैं। अब मैं जरा कांग्रेस की एक बात कर लूंगा, जैसे इनके मिथक टूटे हैं। कांग्रेस के लिए क्या हुआ? कांग्रेस के लिए एक बड़ा टेक अवे यह है कि कांग्रेस बिना विपक्ष के किसी नेता की सहायता के अपने दम पे एक डिसाइसिव मेजॉरिटी लेके कर्नाटका में इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन जीत के आ रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहां पे जो 2-3 लोग हैं, ममता बनर्जी का तो मेरी जानकारी में कोई टीएमसी का कैंडिडेट नहीं लड़ा था, लेकिन आम आदमी पार्टी के 208 कैंडिडेट लड़े थे। मेरे हिसाब से सबकी जमानत जब्त हुई थी। अगर कोई किसी के पास ये इंफॉर्मेशन हो कि उसमें किसी की जमानत नहीं जब्त हुई थी, तो मैं पहले ही भाई उसके लिए माफ़ी मांगते हुए मुझे मेरा भी ज्ञानवर्धन कर दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी के किस कंस्टिट्यूंसी में जमानत जब्त नहीं हुई थी। दूसरे जो एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं, समाजवादी पार्टी भी को कांग्रेस के साथ आने में थोड़ी दिक्कत होती है। उन्होंने 2 कैंडिडेट ऑफिशियली लड़ाए थे कर्नाटक में। एक साहब को 91 वोट मिले, 91, और दूसरे जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको 55 वोट मिले, 55। एमएलए इलेक्शन में 55 और 91 वोट। ये सपा का वहां रहा। अब सपा आप कहते हैं कि वहां एक के सामने एक लड़ाएं, तो सपा यही गुस्सा है ना कि भाई मुझे कर्नाटक में मैं एडजस्ट नहीं किया तो मैं आपको क्यों एडजस्ट करूं। 55 वोट और 91 वोट मिले थे, ये आपकी जानकारी के लिए। इससे फायदा क्या हो रहा है कि आम आदमी पार्टी और सपा के इस तरह से लड़ाने से मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को भी अब निर्णय लेने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। जब वो लड़ ही चुके हैं, वो अपनी अपनी ताकत दिखाई चुके हैं कि कितने ताकतवर हैं कितने नहीं हैं। फिर एक और बात, जो इधर पेपर उसको बहुत ठीक से लिख रहा है और वो अभी ऊहापोह है कि भाई सीतारामैया और डीके शिव कुमार के बीच में खींचतान शुरू हो गई है। मुझे अभी भी लगता है कि ये चीज सेटल्ड है। वहां इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के दौरान और अब, जहां तक मुझे लगता है कि सीतारामैया ही साहब वहां के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये मोर और लेस डिसाइडेड था कि सीतारामैया ही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है। डीके शिव कुमार साहब उनसे यंग हैं और उनके पास एक आगे की गुंजाइश है, अभी लंबी पॉलिटिक्स करनी है, तो वो शायद वेट करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। चलते चलते मैं एक बात कह दूं जो मेरे हिसाब से इस पूरे इलेक्शन, जैसे कांग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर कांग्रेस ये इलेक्शन हार जाती तो कांग्रेस 2024 के मतलब खेल से बाहर थी। अब कांग्रेस आ गई है खेल में,
तो कांग्रेस अगर खेल में आ गई है तो उसका कर्नाटक इलेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से काम है, उसका अगला 1 साल कांग्रेस के लिए अग्निपथ है। अग्निपथ हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे तरह का कहते हैं, मैं अग्निपथ इसलिए बोल रहा हूं, अपने को प्रूव करने का वो है। पूरी जगह ये देखा जाएगा और खास करके बीजेपी तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर वो देखेगी, जैसे कि राहुल गांधी ने टी शर्ट क्यों पहनी, वो टी शर्ट इतने की, उस तरह से आपके कार्यकलापों को देखेगी। आज एक बार बार मुझे लगता है, मैं अभी भी मेरे कुछ जानने वाले वो मतलब बीजेपी के लोग पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए का घर क्यों बनवाया, अपने जो सरकारी आवास है उसमें के रख रखाव में इतना खर्च क्यों किया। ये वो जो 8,500 करोड़ के हमारे, ये वो लोग पूछ रहे हैं जो उस पार्टी से संबंध रखते हैं जिस पार्टी के प्रधानमंत्री जी अपने के लिए 8,500 करोड़ रुपए का जहाज आता है। वो पूछ रहे हैं कि इन्होंने घर का क्यों कराया। तो मुझे सिर्फ ये है कि ये कांग्रेस के लिए ये बहुत ही परीक्षा की घड़ी है, और अगर कांग्रेस इस 1 साल को कर्नाटक में अच्छी गवर्नेंस दे देगी तो उसकी राह 2024 में कुछ आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।